वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अजय पटेल एक बार पुनः एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर फाइटर 1.0 बैच में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हमने लास्ट लेक्चर में लाइट रिएक्शन को डिस्कस कर लिया था। उसी लाइट रिएक्शन का एक और पार्ट है जिसे बोलते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, उसे आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ये जो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है, ये हमें बताती है कि फोटोसिंथेसिस में किस तरह से एटीपी का संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की लाइट रिएक्शन के दौरान, प्रकाश अभिक्रिया के दौरान किस तरह से एटीपी का संश्लेषण होता है, ये यहां पर हमें डिस्कस करना है। बेटा, ये जो संश्लेषण है एटीपी का, इसके लिए हमें रिक्वायर्ड है नंबर 1 मेम्ब्रेन। सेकेंड नंबर पे हम यहां पर डेवलप करवाएंगे H+ ग्रेडियंट, या जिसे कहा जाता है प्रोटॉन की प्रवणता। प्रवणता स्थापित करने के लिए हमें आवश्यकता होती है H+ पंप की या प्रोटॉन पंप की। और लास्ट में एक एंजाइम आएगा, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। वास्तव में ये जो एटीपी सिंथेटेज है, ये CF0 CF1 पार्टिकल है, जिसका ये सर्कुलर और ये इस तरह सा प्रोट्रूड रहेगा। तो CF0 CF1 पार्टिकल है। ये CF0 CF1 पार्टिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक करेगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट के ब्रेक होने पर H+ आयन जब बाहर निकलेंगे तो उनके बाहर निकलने से जो एनर्जी रिलीज होगी, वो रिलीज होने वाली एनर्जी CF1 के कन्फर्मेशन में, उसकी संरचना में, उसके संरूपण में चेंज करेगी, परिवर्तन करेगी। और इस परिवर्तन के कारण जो ADP प्लस IP है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ये कन्वर्ट होकर बना लेगा ATP एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो भाई, प्रोटॉन की प्रवणता को स्थापित करने के लिए हमें क्या क्या करना है, तो आओ समझते हैं। ये है हमारे पास में थाइलेकॉइड, और ये हो गई थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन, और ये है हमारे पास में ल्यूमेन। बेटा, इस थाइलेकॉइड की जो सराउंडिंग है, इस सराउंडिंग में ये जो लिक्विड प्रेजेंट है, इस लिक्विड को बोला जाता है स्ट्रोमा। ठीक है। तो प्रारंभिक समय में H+ आयन की सांद्रता जो स्ट्रोमा है, उस स्ट्रोमा में होती है ज्यादा, और जो थाइलेकॉइड का ल्यूमेन है, उस थाइलेकॉइड के ल्यूमेन में H+ आयनों की जो सांद्रता है वो होती है कम। लेकिन जब हम केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का यहां यूज करेंगे, जब इसको हम यूज करेंगे, जब इसके द्वारा प्रोटॉन की प्रवणता को स्थापित किया जाएगा, तो H+ आयनों की सांद्रता हमें ल्यूमेन में करनी है ज्यादा और स्ट्रोमा में करनी है कम। तो ओवरऑल हम यहां पर सबसे पहले वे स्टेप्स समझेंगे जिन स्टेप्स के द्वारा H+ आयन की सांद्रता ल्यूमेन में इंक्रीज होगी और स्ट्रोमा में डिक्रीज। क्योंकि प्रारंभिक समय में H+ आयन कहा जाता है स्ट्रोमा में, लिक्विड में ज्यादा है, और ल्यूमेन में H+ आयनों की संख्या, उनकी मात्रा कम होती है। जैसे ही हम उन्हें ल्यूमेन में बढ़ाएंगे, स्ट्रोमा में कम करेंगे, हम कहेंगे कि प्रोटॉन की जो प्रवणता है, वो प्रोटॉन प्रवणता यहां पर स्थापित हो गई है। और प्रोटॉन प्रवणता के स्थापित होने के पश्चात जब वो प्रोटॉन की प्रवणता टूटेगी, CF0 CF1 पार्टिकल से H+ आयन जब तेजी से बाहर निकलेंगे, उन H+ आयनों के बाहर निकलने से जो एनर्जी रिलीज होगी, वो उस एनर्जी का यूज करेंगे एटीपी के संश्लेषण में। तो आइए थोड़े से आगे चलें। बेटा, यहां पर वो 3 स्टेप्स यहां लिखी हुई हैं, जिन 3 स्टेप्स के द्वारा प्रोटॉन की प्रवणता को स्थापित करते हैं, मतलब प्रोटॉन को ल्यूमेन में इंक्रीज करते हैं और स्ट्रोमा में डिक्रीज करते हैं। तो इन तीनों की हेल्प से H+ आयन को ल्यूमेन में हम क्या करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं, और स्ट्रोमा या जो लिक्विड है उसमें क्या करेंगे, डिक्रीज। ये तीनों स्टेप वास्तव में क्या है, आइए यहां समझ लेते हैं। सबसे पहली स्टेप है कि जो हमारा PS सेकंड है, उस PS सेकंड का जो रिएक्शन सेंटर है, जिसका नाम है P680, उस P680 के पास में वाटर का फोटोलिसिस होता है। वाटर का ये जो फोटोलिसिस है, ये होगा हमारी ये जो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन की इनर साइड पर। तो ये है हमारी फर्स्ट स्टेप, जिसमें थाइलेकॉइड के ल्यूमेन में जल का प्रकाश अपघटन होने से H+ आयन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं,
इनसे ल्यूमेन में H+ आयन का नंबर इंक्रीज हुआ। तो भाई ये पहली स्टेप जो है ये केवल ल्यूमेन में वर्क कर रही है और केवल ल्यूमेन में ही H+ आयनों को बढ़ाया। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं फियोफाइटिन के पास में। फियोफाइटिन से वो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं प्लास्टोक्यूनॉन में, और प्लास्टोक्यूनॉन यहां पे PQ लिखा हुआ है, ये जो प्लास्टोक्यूनॉन है ये बदल जाता है PQH2 में, और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन देता है साइटोक्रोम B6F को। बेटा जो साइटोक्रोम B6F है ना, और ये जो प्लास्टोक्यूनॉन है, ये प्लास्टोक्यूनॉन ने भी अपने इलेक्ट्रॉन लेने से मना कर दिया, बिकॉज प्लास्टोक्यूनॉन लिख देते हैं यहां पे, प्लास्टोक्यूनॉन इलेक्ट्रॉन ग्राही नहीं है, ये H+ ग्राही है। अब जब H+ ग्राही है तो PQ H+ वाली कंडीशन जब बनेगी तो भाई जब चूंकि यहां धनावेश आ गया है तो अब अपने आप ये किसको ले लेगा, इलेक्ट्रॉन को भी लेगा और बदल जाएगा PQH2 में। लेकिन अब जैसे ही ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को और आगे ट्रांसफर करेगा साइटोक्रोम B6F को, देन वो प्रोटॉन कहां चले जाएंगे, वो प्रोटॉन चले जाएंगे ल्यूमेन में। तो ये है सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप ने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में ल्यूमेन में वाटर का फोटोलिसिस हुआ, प्रकाश ऑक्सीकरण हो गया, इससे ल्यूमेन में जो H+ आयन है उनका नंबर बढ़ गया। दूसरे नंबर पे फियोफाइटिन ने जब इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करी प्लास्टोक्यूनॉन को, तब प्लास्टोक्यूनॉन ने स्ट्रोमा से H+ आयनों को ले लिया और बदल गया PQH2 में। PQH2 ने इलेक्ट्रॉन दे दिए साइटोक्रोम B6F को, और जो H+ आयन है वो डाल दिए उसने ल्यूमेन में। यहां पर दो काम हो गए सेकंड स्टेप में। एक काम क्या हो गया, स्ट्रोमा में जो H+ आयन है वो डिक्रीज भी हो गए, और ल्यूमेन में जो H+ आयन है वो इंक्रीज हो गए। तो पहली वाली स्टेप ने केवल और केवल ल्यूमेन में H+ को बढ़ाया, सेकंड स्टेप ने ल्यूमेन में H+ को बढ़ाया भी, बट बाय यूजिंग स्ट्रोमल H+ आयन, मतलब स्ट्रोमा के H+ को वहां डिक्रीज भी कर दिया। यहां से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन से होते हुए P700 जाएंगे, मतलब PS1 में आ गए, यहां से वो पहुंचते हैं हमारे फेरिडॉक्सिन। देन फेरिडॉक्सिन के पास में यहां FNR बैठा है। FNR एक एंजाइम है, फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम, यहां पर मौजूद है NADP+। ये NADP+ को अपचयन के लिए जो H+ चाहिए वो कहां से ले लिए, स्ट्रोमा से। इलेक्ट्रॉन कहां से आ गए हैं, जो फोटोलिसिस वाले थे वो आ गए हैं, और ये बदल गया NADPH में। मतलब थर्ड स्टेप जो है इसमें NADP+ बदला है NADPH में, और इस स्टेप के कारण जो हमारा स्ट्रोमा है उस स्ट्रोमा में H+ कम हो गए। तो फाइनली तीन स्टेप रही। पहली स्टेप जल का फोटोलिसिस, ल्यूमेन में इंक्रीज। सेकंड स्टेप प्लास्टोक्यूनॉन बोला मैं इलेक्ट्रॉन नहीं लूंगा, उसने प्रोटॉन ले लिए स्ट्रोमा से, तो स्ट्रोमा से H+ कम भी हो गए, और फाइनली ल्यूमेन में H+ इंक्रीज भी हो गए। तीसरी स्टेप में जो हमारा स्ट्रोमा है उसमें NADP+ कन्वर्ट हुआ NADPH में, और इसके लिए भी स्ट्रोमा के H+ आयनों को यूज किया गया। दैट इज, इस तरह से यहां पर कंटिन्यूअसली ल्यूमेन में H+ आयन एक्यूमुलेट हुए, उनकी सांद्रता बढ़ गई, तो एक नई प्रवणता स्थापित हो गई, एक नया ग्रेडियंट स्टेब्लिश हो गया। और अब क्या होगा, ये जो CF0 है ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल के जैसे काम करेगा, और बाय द हेल्प ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सुसाध्य परिवहन के द्वारा ये इन H+ आयनों को कहां फेंकेगा, बाहर। जब ये H+ आयन बाहर जाएंगे एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी का यूज कर लेगा CF1, और ADP कन्वर्ट हो जाएगा ATP में। तो ये है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। बेटा जैसे ही ये ATP बनती है हम इस ATP का यूज कर लेते हैं हमारी डार्क रिएक्शन के लिए। अब यहां फिर से दिया ATP NADPH कहां उपयोग होते हैं। तो बेटा ये जो ATP है और NADPH है ये दोनों यूज होते हैं बायोसिंथेटिक फेज में, जैव संश्लेषी प्रावस्था में, और इस प्रावस्था के दौरान
हम ग्लूकोज का संश्लेषण करेंगे और यही जो ग्लूकोज रहेगा वो आगे जाके स्टोर्ड फूड के फॉर्म में रहेगा और वो स्टोर्ड फूड जो है वो रहेगा हमारा स्टार्च। तो ओवरऑल यहां होना क्या है, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे डार्क रिएक्शन। ये जो डार्क रिएक्शन है ये हमारे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। इस रिएक्शन में जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो पार्टिसिपेट करेगी। यहां पर एटीपी और यहां पे कौन आ गया, NADPH, क्या बनेगा C6H12O6, जो बाद में कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, स्टार्च में। तो इन दोनों का यहां पर क्या होने वाला है, यूज। तो भाई ये जो डार्क रिएक्शन है इसके कुछ पाथ हैं। जैसे एक प्लांट होते हैं C3 प्लांट। C3 प्लांट वे हैं जिनमें डार्क रिएक्शन की ओनली C3 साइकिल प्रेजेंट होती है। एक प्लांट होते हैं साथियों C4 प्लांट, इनमें हमारे डार्क रिएक्शन की C3 व C4 दोनों साइकिल प्रेजेंट होती हैं। मतलब हम यहां ये देखें कि C3 साइकिल एक ऐसी साइकिल है कि प्लांट चाहे C3 हो या प्लांट चाहे C4 हो, दोनों में ही C3 साइकिल हमें देखने को मिलती है। C4 साइकिल ओनली एंड ओनली C4 प्लांट में मिलेगी। ये C3 प्लांट, C4 प्लांट क्या है, साइकिल क्या है, आइए इनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें यहां पर C3 साइकिल की। बेटा एक साइंटिस्ट है हमारे पास में जिसका नाम है केल्विन। ये केल्विन है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का, और इसने ये एक्सपेरिमेंट किया एक कोशिकी हरी शैवाल क्लोरेला पर। ठीक है, इसने इस एक्सपेरिमेंट में बेटा CO2 में जो कार्बन लिया वो ले लिया 14 ग्राम वाला जो आइसोटोप है कार्बन का, वो इसने यूज कर लिया। ठीक है, और साथ ही साथ यहां पर निश्चित समय अंतराल में क्लोरेला को मारने के लिए हॉट इथेनॉल का यूज किया। तो यहां पर C3 साइकिल को प्रपोज किया केल्विन ने। कहां का है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का है। किसका यूज किया, क्लोरेला C14O2। इसमें जो C14 है वो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ठीक है, और निश्चित समय अंतराल में क्लोरेला को मारने के लिए गर्म इथेनॉल का यूज किया। इन्होंने हमें बताया कि भाई सबसे पहले क्या होगा, एक राइबुलोज बाइफॉस्फेट नाम का कंपाउंड है। ये जो कंपाउंड है ये 5 कार्बन वाला है। इसका एक अणु हमने ले लिया, टोटल कार्बन हो गए 5। ये RUBP जो है ये CO2 का प्रथम ग्राही है, और यहां पर जो एंजाइम आएगा उस एंजाइम का नाम है रुबिस्को, जिसे बोलते हैं राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये जो रुबिस्को एंजाइम है ये CO2 और RUBP को कंबाइन करके यहां पर हमें बना के देगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, टोटल 2 बने तो ये हो गए 6, 5 + 1 टोटल कार्बन हो गए हमारे पास 6। अब 3PGA कन्वर्ट होगा 1,3 डाई PGA में, डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। अच्छा यही एक और चीज सीखें बेटा, ये जो 3PGA है ये हमारी केल्विन साइकिल का प्रथम स्थायी यौगिक है और इसमें 3 कार्बन है, इसलिए इस साइकिल को हम C3 साइकिल नाम से जानते हैं। अब जब ये कन्वर्ट होगा 1,3 डाई PGA में बेटा, इस दौरान 2 ATP यूज में आएंगे और अब 1,3 डाई PGA ये बदलेगा 1,3 डाई PGAL में, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में। आप सभी जानते हो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एसिड यानी COOH, और एल्डिहाइड का मतलब है CHO। मतलब यहां पर हम माइनस कर रहे हैं ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन का बाहर होना कहलाता है रिडक्शन। दैट इज यहां हम यूज करेंगे रिड्यूसिंग पावर। तो यहां पर 2 अणुओं के लिए 2 NADPH जो है वो यहां पर यूज में आ जाते हैं। अब ये अपचयन का प्रक्रम चल रहा है। इस अपचयन के प्रक्रम में सीरीज ऑफ रिएक्शंस के थ्रू यहां बन जाएगा हमारा ग्लूकोज, और यहीं पर सीरीज ऑफ रिएक्शन के थ्रू राइबुलोज 5-फॉस्फेट बनेगा, जो कि अगेन
एक एटीपी को यूज करके बदल जाएगा राइबुलोज बाइफॉस्फेट में। बट यहां पर ये जो काम हमने किया है वो हमने किसके लिए किया? फॉर 1 CO2। एक CO2 अणु के लिए हमने 2 + 1 3 ATP प्लस 2 NADPH के अणु यहां पर हमने खर्च किए। लेकिन हमें कितनी CO2 लानी होंगी चक्र में ग्लूकोज बनाने के लिए? क्योंकि ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। उसकी रिएक्शन भी हमने पहले लेक्चर में देखी थी। हमें 6 CO2 के अणु लाने होंगे। दैट इज यहां बनेगी 18 ATP, बनेगी नहीं, यूज में आएगी 18 ATP और 12 NADPH। और इस 18 ATP और 12 NADPH की आपूर्ति करने के लिए हमें 6 बार साइक्लिक ETS को और 6 बार नॉन साइक्लिक ETS को चलाना होगा। क्योंकि साइक्लिक ETS में एक बार में बनेगी 2 ATP, नॉन साइक्लिक ETS में एक बार में बनेगी 1 ATP एंड 2 NADPH। तो यदि हमें 18 ATP और 12 NADPH बनाने हैं तो 6 चक्रीय और 6 अचक्रीय ETS को यहां पर चलाना होगा। तो यह है हमारी C3 साइकिल। बेटा इस C3 साइकिल को हमने 3 स्टेप में बांट रखा है। ठीक है, किस तरह की वो स्टेप है? जैसे सबसे पहली जो स्टेप है उसका नाम है कार्बोक्सिलेशन। चलिए अपन एक काम करें, इसको यहीं पर डिस्कस करें। यहां हम एक पेज ले लेते हैं। ठीक है, जो हमारी C3 साइकिल है इस C3 साइकिल में 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहली है कार्बोक्सिलेशन स्टेप। बेटा कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है? कार्बोक्सिलेशन में CO2 का अणु RuBP के साथ जुड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ रुबिस्को एंजाइम और यहां पर बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। सेकेंड जो स्टेप है उसका नाम है रिडक्शन या जिसे बोलते हैं अपचयन। इस रिडक्शन में ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का अणु है ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का अणु है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, देन यहां पर ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। इस स्टेप के दौरान NADPH जो है वो हमें रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तीसरी जो स्टेप है वो है रीजनरेशन या जिसे बोला जाता है पुनरुत्पादन। क्योंकि यदि आपको चक्र को लगातार चलाना है तब आपको इस चक्र में RuBP का पुनः उत्पादन करना ही होगा। तो अब यहां पर RuBP का होगा पुनः उत्पादन। तो ये है हमारी C3 साइकिल। हाँ, C3 साइकिल में C3 प्लांट में एक कमी होती है, वो कमी है इनके एंजाइम में। एंजाइम बड़ा बदमाश है। कैसा है भाई एंजाइम? देखो, इसका फुल फॉर्म है रुबिस्को का राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। मतलब ये ऐसा एंजाइम है जिसमें एक साइट है कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज का मतलब है ऐसी साइट जिसमें ये CO2 से जुड़ सकता है। दूसरी एक साइट इसके अंदर मौजूद है ऑक्सीजनेज, और ऑक्सीजनेज का मतलब है ऐसा स्थल जिसकी सहायता से ये ऑक्सीजन से जुड़ेगा। तो यदि ऐसा हो कि CO2 की सांद्रता ज्यादा है ऑक्सीजन की सांद्रता से, या फिर CO2 की सांद्रता और ऑक्सीजन की सांद्रता बराबर है, तब ये हमारा रुबिस्को बिहेव करता है कार्बोक्सिलेज के जैसा, CO2 से जुड़ेगा, C3 साइकिल चलेगी और उत्पादन होगा ग्लूकोज का। उत्पादन किसका होगा? ग्लूकोज का। लेकिन कंडीशन ऐसी हो जाए कि यदि ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा हो जाए CO2 की सांद्रता से, जो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन की सांद्रता यदि CO2 की सांद्रता से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, तब यहां पर जो कंडीशन बनेगी वो कंडीशन रहेगी, ये काम करेगा अब ऑक्सीजनेज के जैसा। इस ऑक्सीजनेज वाली कंडीशन में ATP NADPH जो हमारे उच्च ऊर्जा रसायन है ये दोनों यूज में आते हैं, परंतु ग्लूकोज का उत्पादन, ग्लूकोज का प्रोडक्शन नहीं होता। मतलब ये जो रिएक्शन यहां होने वाली है ऑक्सीजन के जुड़ने पर,
ये रिएक्शन हमारे लिए हानिकारक रिएक्शन है और इसको ही कहा जाता है फोटो रेस्पायरेशन या इसको बोलते हैं प्रकाश श्वसन। बेटा ये जो प्रकाश श्वसन की घटना है इसमें जब ये ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो एक 3 कार्बन वाला अणु जिसका नाम है फास्फोग्लिसरेट और एक 2 कार्बन वाला अणु जिसका नाम है फास्फोग्लाइकोलेट, वो यहां पर क्या हो जाते हैं, निर्मित हो जाते हैं। ये प्रकाश श्वसन की क्रिया क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। मतलब यहां मैं ये कह रहा हूं नॉर्मली कि C3 चक्र के दौरान जो सारी चीजें हमने डिस्कस करी उसमें 3 स्टेप्स हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। बट कार्बोक्सिलेशन में ये जो एंजाइम यूज में आ रहा है जिसका नाम है रुबिस्को, इस रुबिस्को में 2 स्थल हैं, ये 2 क्रियाधारों से जुड़ सकता है। ये CO2 से भी बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन से भी बॉन्ड बना सकता है और बॉन्ड ये CO2 से या O2 से कब बनाएगा ये डिपेंड करेगा इनकी सांद्रताओं पर। तो यदि CO2 की सांद्रता ज्यादा है अथवा बराबर है ऑक्सीजन के तब ये CO2 से जुड़ेगा और कार्बोक्सिलेज के समान काम करेगा। बेटा जब ये कार्बोक्सिलेज के समान काम करेगा तब यहां पर चलेगी भी हमारी C3 साइकिल, उत्पादन होगा ग्लूकोज का, मतलब यहां हमें कोई हानि होने वाली नहीं है, लाभ हो रहा है। बट यदि ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा रही तब रुबिस्को गुलाटी मारेगा, ऑक्सीजन से जुड़ेगा, बिहेव करेगा ऑक्सीजनेज के जैसे, ATP NADPH यूज में आ जाएंगे, ग्लूकोज का उत्पादन होने वाला नहीं है। मतलब ये क्रिया ऐसी है जिसमें हमारी सब एनर्जी भी खर्च हो गई और हमें बदले में कोई उत्पादन भी मिलने वाला नहीं है। इसे बोलते हैं फोटो रेस्पायरेशन। जैसे यहां पहली स्टेप में 3 कार्बन वाला फास्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है, यहां पर 3 कार्बन और 2 कार्बन वाले अणु बनेंगे, एक बनेगा फास्फोग्लिसरेट, एक बनेगा फास्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, ये रिएक्शन CPM क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अब हमें एक ऐसे प्लांट की आवश्यकता है, हमें एक ऐसे प्लांट की रिक्वायरमेंट है जहां पर फोटो रेस्पायरेशन ना होता हो। ठीक है, तो भाई C3 प्लांट जो थे, इन C3 प्लांट में क्या समस्या है, इनमें फोटो रेस्पायरेशन हो रहा है, प्रकाश श्वसन हो रहा है। तो देखें यहां C3 प्लांट की तुलना में C4 प्लांट, गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, ठीक है, C4 प्लांट कैसे होते हैं बेटा, बेस्ट हैं, क्योंकि इनमें क्या नहीं होता भाई, क्योंकि इनमें प्रकाश श्वसन, फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता। बोले सर क्यों नहीं होता, तो हमने क्या किया, जो हमारे C4 प्लांट हैं, गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, इनकी पत्तियों में 2 प्रकार के क्लोरोप्लास्ट हैं। एक होती है मीजोफिल सेल या जिसे बोलते हैं पर्ण मध्योतक कोशिकाएं, और दूसरी होती हैं बंडल शीथ सेल या जिन्हें बोलते हैं बंडल अक्षत कोशिकाएं। ठीक है बेटा, ये जो मीजोफिल सेल हैं या जिन्हें पर्ण मध्योतक कोशिकाएं कहा जाता है, इनमें पाए जाने वाले जो क्लोरोप्लास्ट हैं, मीजोफिल सेल में उपस्थित जो क्लोरोप्लास्ट हैं, वो क्लोरोप्लास्ट आकार में छोटे परंतु होते कैसे हैं, ग्रेनल। ग्रेनल यानी वो सिक्कों की ढेरियां मिलती हैं, है ना, परंतु ग्रेनल है। जबकि यहां जो साइज है वो साइज में कैसे हैं, बड़े। लेकिन ये क्लोरोप्लास्ट ए ग्रेनल है, मतलब यहां ढेरियां मिलने वाली नहीं है। बेटा जब यहां ढेरी मिल रही है तो ढेरी जब मिलेगी तो ढेरी में PS1 व PS2 दोनों क्या रहेंगे, उपस्थित। और जब दोनों उपस्थित हैं तो चक्रीय और अचक्रीय दोनों जो ETS हैं वो भी क्या रहेंगे, उपस्थित। और चूंकि अचक्रीय ETS उपस्थित है तो यहां ऑक्सीजन का उत्पादन होगा, यहां ऑक्सीजन पैदा होगी। जबकि यहां पर ए ग्रेनल कंडीशन है, यहां ओनली PS1 उपस्थित है, ओनली PS1 है, इसलिए यहां ओनली
चक्रीय ईटीएस उपस्थित है, और जब सिर्फ चक्रीय ईटीएस है तो यहां ऑक्सीजन उत्पादन नहीं होगा, यहां ऑक्सीजन पैदा होने वाली नहीं है, ये हमने देखा। तो जहां ऑक्सीजन उत्पन्न ही नहीं हो रही है वहां बिठा दो उस बदमाश को, उस रुबिस्को को जो गुलाटी मार रहा था, ठीक है, जिसके कारण उत्पादन में क्या आ रही थी, कमी। तो हमने बंडल शीथ सेल में, किसमें बेटा, हमने इन बंडल शीथ सेल में रख दिया एंजाइम रुबिस्को, ठीक है। अब इसमें साइट जरूर है ऑक्सीजन से जोड़ने वाली, बट इन सेल में ऑक्सीजन आ ही नहीं पाएगी, ऑक्सीजन उत्पन्न ही नहीं होगी, तब ये कोई भी गलत काम, तब ये कोई भी फोटो रेस्पिरेशन जैसी रिएक्शन यहां परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और यहां हमने एक नया एंजाइम जो वास्तव में ईमानदार है, जिसका नाम है पेप्केज, फुल फॉर्म है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को बिठाया, ये परफॉर्म करवाएगा C4 साइकिल को, ये परफॉर्म करवाएगा यहां C3 साइकिल को। किस तरह से ये साइकिल चलेंगी देखें आप, यहां पर हमने ले लिया इसको मीजोफिल सेल, ये हो गई हमारी बंडल शीथ सेल, ठीक है। जो हमारी मीजोफिल सेल है, इस मीजोफिल सेल में यहां पर बैठा है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ठीक है। ये है प्रथम CO2 ग्राही, ये यहां से CO2 को ग्रहण करेगा बाय हेल्प ऑफ पेप्केज एंजाइम, और 4 कार्बन वाला एक अणु बनाएगा जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो चूंकि जो C4 साइकिल है उसका प्रथम स्थायी यौगिक 4 कार्बन वाला कंपाउंड है जिसका नाम क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इसलिए इसे C4 साइकिल भी कहते हैं। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है ये बदल जाएगा बेटा मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड जाएगा बंडल शीथ सेल में, इस मैलिक एसिड को C4 एसिड भी बोलते हैं क्योंकि 4 कार्बन वाला ये भी है। एनसीईआरटी केवल यहां C4 एसिड लिख देती है, बट आप उस C4 एसिड का नाम याद रखें, उसका नाम है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड बंडल शीथ में पहुंचेगा और ये टूट जाएगा पायरुविक एसिड में। तो मैलिक एसिड में थे 4 कार्बन, यहां है 3 कार्बन, यहां से रिलीज होगी CO2, इस CO2 को यहां पकड़ लेगा रुबिस्को और यहां पर चल जाएगी C3 साइकिल, और C3 साइकिल के चलने पर उत्पादन हो जाएगा ग्लूकोज का। पायरुविक एसिड रिटर्न वापस आएगा और ये बदल जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। इस तरह से ये है हमारे C4 प्लांट। C4 प्लांट बेस्ट क्यों है, क्योंकि इनमें प्रकाश श्वसन नहीं होता, इनमें उत्पादन ज्यादा होता है। मैंने आपको बहुत आगे तक की जो कहानी है, ये सारी जो चीजें हैं ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। ये कंप्लीट आपको C3 C4 साइकिल ये मैंने यहां पर पढ़ा दी है, यहां तक की फोटो रेस्पिरेशन भी पढ़ा दिया है। अगला जो लेक्चर रहेगा उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा C3 C4 के अंतर, हालांकि आपको यहीं पर दिखा दिए हैं C3 C4 में डिफरेंस, बट एक बार और डिस्कस कर लेंगे और डिस्कस करेंगे प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक।